हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे एक नया लेक्चर। ये लेक्चर तो नहीं, यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग हर एक टॉपिक से एक ना एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि सीबीएसई के एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इस लेक्चर का हमारा मेन मकसद क्या है कि हमको आपको लिखना सिखाना है। अगर आपके 1 मार्क सवाल आता है तो आप कैसे लिखेंगे, 2 मार्क वाला आता है तो कैसे लिखेंगे, 3 मार्क वाला आता है तो कैसे लिखेंगे, और आपके 5 मार्क अगर आते हैं क्वेश्चन जिनको हम डिटेल्ड बोलते हैं उनको आप कैसे लिखेंगे, डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, या फिर डायग्राम कौन कौन से आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करने हैं, किन क्वेश्चंस में आपको डायग्राम यूज करने हैं और किन क्वेश्चंस को आप बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। तो क्या है, एक ये तो मतलब ये क्या है, हमारा एक चैप्टर का है, लेकिन मैं आपको इसी चैप्टर से लिखने का तरीका भी आप लोग सीख जाएंगे कि आपका सीबीएसई के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर ये चैप्टर आपने एक बार पढ़ा है तो इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ट्राई किया है, बहुत बैठ करके मैंने ये ट्राई किया है कि हर एक टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे एक ना एक सवाल मुझे मिल जाए, तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया कि हर एक टॉपिक से एक ना एक सवाल मिल जाए, जिससे कि आपका एक रिवीजन भी अच्छे लेवल का हो जाए। क्वेश्चन के साथ साथ मैंने सॉल्यूशन का भी वहां पर लिख दिया है, तो इसलिए आपकी क्या होगी, उसको आसानी होगी, हमारा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। हम लोग ट्राई करेंगे, हमारे पास लगभग कितने 18 क्वेश्चन हमारे पास हैं। ठीक है, हम ट्राई करेंगे इन 18 के क्वेश्चन को अगले 25 से 30 मिनट में हम लोग खत्म करें। ठीक है, 25 to 30 मिनट्स का हमारा टारगेट रहेगा। इसको अगर हम खत्म कर पाते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा, कि टारगेट बेस्ड जो पढ़ाई होती है वो हमें करनी सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो कैसा है, टारगेट बेस्ड। हमारे एग्जाम में टाइम होता है, हमारे पास 3 घंटे का हमको समय मिलता है। उस 3 घंटे में अगर हमने काम नहीं किया तो हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे टाइमर लगा रहा हूँ, मैं लगाता हूँ 27 मिनट्स का टाइमर। ठीक है, 26 मिनट्स का टाइमर हम लोग लगाते हैं, इसको हम भेजते हैं ऊपर। ठीक है, 26 मिनट का हमारा टाइमर लग चुका है। हम शुरू करते हैं हमारे सवालों को। चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, न्यू एनसीईआरटी की यहाँ बात कर रहा हूँ। किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें पहला चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नाम का, जो चैप्टर अब एनसीईआरटी से हट चुका है। ठीक है, तो ये क्या आपका, अब ये वाला चैप्टर क्या हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखते हैं हम सवाल नंबर पहला सवाल यहाँ पीछे है। ठीक है, देखो यहाँ क्या पूछा है, ये क्या है हमारे, अब यहाँ से हमारे क्या स्टार्ट हो रहे हैं, 1 मार्क क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आप सब लोग एकदम पूरा तैनात हो जाओ कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, एकदम तैयार हो जाओ भाई। ये क्या है, हमारा 1 मार्क क्वेश्चन है। देना क्या पूछा है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो, इसके बारे में एक डिस्क्लेमर दो कि इस चैप्टर को, इस वीडियो को तभी देखना जब आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अगर आपने इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा है और आपको ये लग रहा है कि सिर्फ इतने सवाल पढ़ के आपका हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक बार अगर पढ़ चुके हो तो रिवीजन के तौर पे आप इसको देख सकते हो। सिर्फ एक बार भी अगर पढ़े हो, अगर एनसीईआरटी सिर्फ एक बार पढ़ी है तो भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत है, मोर देन इनफ आपका ये लेक्चर चलेगा। देखना बड़े ध्यान से। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन एंड वेयर डज इट अकर इन अ फ्लावरिंग प्लांट। तो पहला काम क्या, सवाल को तोड़ना सीखो। अब क्या है, इस सवाल में 2 चीजें पूछी हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या क्या पूछा है, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप अपने आप मन में चीजें सोच पाएंगे। पहला क्या सवाल पूछा है कि ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बताओ। 1 मार्क क्वेश्चन, मतलब इसको हमको 2 से 3 लाइन में खत्म करने का ट्राई करना है। ठीक है, 2 लाइन में भी अगर हो जाए तो भी बहुत है। देखना, ट्रिपल फ्यूजन पूछा है, पहले क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला पूछा है कहाँ पे होता है, पूछा है प्लेस, वेयर। समझना। सॉल्यूशन क्या हमारा, ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो क्या लिखा है आपका, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, मेल गैमेट का, किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कहां पे होते हैं, सेंट्रल सेल में होते हैं, किसके, एम्ब्रियो सैक के। अगला देखना, कहां होता है, इट अकर्स इन द ओव्यूल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो क्या लिखा है, देखो अब इसको 2 लाइन का उसने पूरा किया है। अगर यहां तक भी लिखता ओव्यूल तक भी तो भी कहता आंसर आपका सही था, लेकिन आपने सेंटेंस को कंप्लीट करने की तरफ ध्यान दिया तो आपने क्या लिख दिया है, इट अकर्स इन द ओव्यूल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अब देखना, इतने पे ये सवाल हमारा खत्म हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिखा है, जिससे क्या हो, हमको एक एक्स्ट्रा एज मिले, क्वेश्चन जो है वो हमारा देखने में और थोड़ा सा अच्छा लगे, एग्जामिनर को लगे कि इसको इन्फॉर्मेशन अच्छी आती है। ठीक है, थोड़ा सा हम बढ़ा चढ़ा के जब लिखेंगे तो इससे हमको क्या होगा, एग्जामिनर के साथ हमारा इंप्रेशन अच्छा बैठेगा। तो क्या लिखा है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिप्लॉइड सेल बनता है दैट डेवलप्स इनटू अ एंडोस्पर्म। खत्म। अब देखना क्या लिखा, एंडोस्पर्म से फायदा क्या था, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो हमारा बन रहा है उसको खाने पीने का सामान कौन दे रहा है, एंडोस्पर्म दे रहा है। अब क्या हुआ, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ये सवाल हमारा, देखो अब मैं तुमको बताता हूँ, कुछ बच्चे यहां तक कर देंगे इसको, कुछ बच्चे यहां तक कर देंगे, कुछ बच्चे यहां तक कर देंगे और कुछ बच्चे यहां तक कर देंगे। 4 तरह के बच्चे हमको मिलेंगे, मतलब 4 तरह के ऐसे बच्चे जिनको ये आता है, जिन्होंने ये पढ़ रखा है। कुछ यहां तक करेंगे, कुछ यहां तक करेंगे, कुछ यहां तक करेंगे और कुछ यहां तक कर देंगे। सबके आंसर सही हैं। ठीक है, सबके आंसर सही है और सभी को एग्जामिनर को मजबूर होकर के 1 नंबर देना ही पड़ेगा।
लेकिन अभी आपको आगे भी पूरा का पूरा पेपर पड़ा हुआ है और वही सेम एग्जामिनर आपके बाकी क्वेश्चन भी चेक करने वाला है। इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन बन जाएगा। तो ट्राई करो, ऐसा नहीं कि पूरा भर दो 5-6 लाइन का, ट्राई करो सवाल तुम्हारा 2 से 3 लाइन में खत्म हो, ठीक है। तो क्या है, अगर 2 लाइन के बाद 2 लाइन मान लो सवाल तुम्हारा खत्म हो रहा है, अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस बारे में पता है जो कि रेलिवेंट है, ध्यान रखना रेलिवेंट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, कुछ भी मत लिखना, फंस जाओगे वरना फिर। तो क्या है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत अगर तुमको पता है तो एक्स्ट्रा ऐड कर दो, 3 लाइन का हो जाएगा, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बहुत होता है हमारे पास। सेकंड देखना क्वेश्चन, डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन। देखना क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट। सही बात है, वेयर 2 मेल गैमेट्स फर्टिलाइज 2 डिफरेंट सेल्स विद इन द एम्ब्रियो। क्या होता है, 2 मेल गैमेट्स आते हैं जो 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स को फर्टिलाइज करते हैं। कहां पे होता है, ये आपका एम्ब्रियो सैक में होता है। पूछा नहीं कहां होता है, लेकिन लिखना है भाई, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। 1 मेल गैमेट आगे भी पूछ लिया, क्योंकि इसमें डिफाइन बोल दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको लेकर के चलनी होती है, जिससे क्या होता है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आपके आंसर अच्छे लगते हैं, सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं। तो क्या लिखा, 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द egg cell to form a zygote while the other fuses with the 2 polar nuclei to form a triploid endosperm nucleus। देखना सेम चीज, अभी आपको अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता है कि ये चीजें ऑब्वियस हैं, लेकिन इसमें क्या किया है, जो पूछा है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया गया, थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा की गई हैं, उससे फायदा क्या हो रहा है, इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ रहा है। अगला क्या है, व्हाट इज द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है, देखो 2 सवाल। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द पोलन ग्रेन, तो दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्साइन लेयर। दोनों 2 सवाल, 2 डिफरेंट सवाल। पहला सवाल में क्या पूछा है, पोलन ग्रेन होता क्या है, दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है किसकी, एक्साइन लेयर की। समझना, अब पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट कंटेनिंग मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो क्या है आपका मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, जहां पे गैमेट को बनाने वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब क्या है, फ्लावरिंग प्लांट में होता है जिसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। देखो जितना पूछा उतना ही लिखा, थोड़ा सा बता दिया क्या एक्स्ट्रा चीज कि इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जो कि आंसर इसका बनता है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने का ट्राई नहीं किया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं है, तो जबरदस्ती उसको एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, जिससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा होने की जगह बैठ जाएगा एग्जामिनर के सामने। तो जबरदस्ती नहीं बनाना है, कुछ अगर रेलिवेंट बातें पता हो तो हल्का फुल्का उसको लिखते चलना है साथ में, ठीक है। अब देना साथ में क्या लिखा है, एक्साइन क्या पूछा था, सिग्निफिकेंस, द एक्साइन इज द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन बॉल। जाहिर सी बात है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। काम क्या है, विच प्रोटेक्ट द पोलन फ्रॉम इन्वायरमेंटल डैमेज। तो क्या है, बाहर से कुछ भी अगर डैमेज होने का चांस है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, पोलन ग्रेन को, एक्साइन लेयर हमारी करती है। अगला देखना सवाल, व्हाट रोल डू टेपेटम सेल्स प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ पोलन। मतलब क्या है, टेपेटम के सेल्स का, टेपेटम सेल्स जो होते हैं, टेपेटम जो लेयर है उसका काम क्या होता है, पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में। सबको पता है क्या काम होता है, टेपेटम सेल्स प्रोवाइड, देखना, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अब देखना क्या चीज यहाँ पे, दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन वॉल बाय सप्लाइंग मटेरियल्स नीडेड फॉर स्पोरोपोलेनिन सिंथेसिस। क्या था, ये लोग पोलन वॉल बनाने के लिए भी यूज होते हैं। कैसे होते हैं यूज, क्या करते हैं, लोग मटेरियल्स देते हैं, किसके लिए, स्पोरोपोलेनिन की सिंथेसिस के लिए लोग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो टेप्टम के 2 काम एनसीईआरटी में दिए, उन दोनों काम को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब देखो एक एक सवाल, सब सवाल क्या है, अपने आप में डिफरेंट है, अलग अलग टॉपिक से सवाल उठाए गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, तुम्हारा रिवीजन भी बहुत सुटेबल हो जा रहा है। अगला देखना सवाल, इमैस्कुलेशन, इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इमैस्कुलेशन इन प्लांट्स एंड ये आपका होता क्यों है, इससे फायदा क्या हो रहा है। देखो पढ़ा हुआ है भाई, आसान है। इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, जहां पर मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, बिफोर द एंथर डिहाइसेस टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन। मतलब क्या है, एंथर को पहले ही निकाल दिया जाता है उसके डाइसेशन से पहले। डाइसेशन का मतलब क्या है, एंथर फटेगा तो क्या बाहर आ जाएंगे, पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे, वहां पे सेल पॉलिनेशन होने का चांस होता है, उसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन करते हैं, एंथर को पहले ही प्लांट के अंदर से निकाल देंगे। इट इज डन टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए आपका ये यूज होता है। पढ़ा होगा समझ में आ रहा होगा, बहुत एक एक चीज को मैं पढ़ाने का मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर एक बार पढ़ा है तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब कहां आ गए हम लोग, 2 मार्क क्वेश्चन पे, देखना बहुत ध्यान से। व्हाट इज मेंट बाय एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब है हाउ इट डज इट डिफर फ्रॉम। अब देखना यहाँ पर होशियारी देखो किस तरीके से की गई है। एपोमिक्सिस तो आपसे पूछ ही लिया गया, साथ में आपका पार्थिनोजेनेसिस का भी रिवीजन यहीं पर हो गया, क्योंकि 2 अगर बनाते क्वेश्चन तो 2 डिफरेंट सवाल बनते, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर
पार्थिनोजेनेसिस। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे एनसीईआरटी के पूरे हो गए। एपोमिक्सिस पढ़ लिया, पार्थिनोजेनेसिस भी हमने पढ़ लिया। आखिरी के टॉपिक में बच्चे इसके ऊपर कम ध्यान देते हैं, लेकिन सवाल इससे भी बनते हैं, इसलिए मैंने उस हर टॉपिक को लिया जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि सवाल कहीं से भी एनसीईआरटी के में बन सकते हैं। देखना क्या है, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाहिर सी सबको पता है, इन प्लांट्स वेयर सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या है, एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सीड्स बन जाती है प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन हुए बिना। देखना, पार्थिनोजेनेसिस, इट डिफर्स फ्रॉम पार्थिनोजेनेसिस as apomixis can involve vegetative reproduction while parthenogenesis specifically involve the development of an egg cell into an embryo without fertilization। मतलब क्या है, एपोमिक्सिस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, एग सेल से एम्ब्रियो बनती है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो क्या है, दोनों होते बिना फर्टिलाइजेशन के ही हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, एग सेल से सीधा क्या बनती है, एम्ब्रियो बनती है, लेकिन इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। दोनों में ये डिफरेंस है। तो एक नंबर तुमको कहां मिलेगा, इस पे एक नंबर और एक नंबर इस पे। ठीक है, अगला देखना, डिस्क्राइब नहीं तो नीचे लाएंगे इसको। डिस्क्राइब एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स सॉल्यूशन। देखना, अब क्या पूछा तुमको, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। पहला क्या है, स्मॉल एंड इनकंस्पिशियस होंगे, छोटे होंगे और कैसे होंगे, इनकंस्पिशियस होंगे। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली स्मॉल, डल एंड लैक फ्रेगनेंस और नेक्टर। मतलब क्या है, जो भी क्या होंगे, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे, वो पहली बात तो क्या, साइज में स्मॉल होंगे, दूसरा क्या, डल होंगे, मतलब हल्के फुल्के बहुत ज्यादा होंगे, और उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं होगी, क्योंकि स्मेल का काम कहाँ पड़ता है, जब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है। अब जो फ्लावर्स विंड के द्वारा उड़ रहे हैं, जिनमें क्या पॉलिनेशन विंड से हो रहा है, तो उनके अंदर फ्रेगनेंस का कोई भी यूज है नहीं, क्योंकि वहां पे इंसेक्ट का कोई भी काम नहीं होता है। तो यहां पे अगर मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखूं, फ्रेगनेंस या फिर नेक्टर, ये कहां होता है यूज, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। कहां पर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। ठीक है, अगला देखना, दूसरा क्या इनका, लाइट होते हैं ये लोग, कैसे होते हैं, ड्राई पॉलन होते हैं। ये तो सूखे हुए होते हैं, तो दूसरे क्या है, हल्के, क्योंकि इनको कहाँ होना है, इनको हवा के थ्रू बहना है। इनका जो पॉलन ग्रेन है उसको हवा के थ्रू बहना है। जब हवा के थ्रू बहना है तो वो वेट में लाइट होना चाहिए, भारी होगा तो हवा के थ्रू बहेगा नहीं। और दूसरा क्या, ड्राई होना चाहिए, अगर गीला होगा तो भी क्या होगा, हवा से वो नहीं बहेगा, भारी हो जाएगा अगर गीला है तो। देखो, लाइट एंड स्मूथ होते हैं, मेकिंग इट इजियर फॉर देम टू बी कैरिड बाय द विंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जाहिर सी बात है। अगला क्या हमारा, जिटोनोगैमी क्या होता है, और ये जीनोगैमी से कैसे अलग है। जिटोनोगैमी, देखना सवाल आ गया, दो चीज का हो रहा है फिर से रिवीजन, अगर देख पा रहे हो तो। जिटोनोगैमी पढ़ लिया और जीनोगैमी पढ़ लिया। जिटोनोगैमी भी खत्म और जीनोगैमी, देख रहा बड़े ख्याल से। जिटोनोगैमी का मतलब क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। मतलब क्या है, पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, लेकिन प्लांट क्या है, इस बार सेम है, प्लांट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। समझना, विच इज जेनेटिकली सिमिलर टू सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब क्या हुआ, जेनेटिकली ये सिमिलर है किसे, सेल्फ पॉलिनेशन से। कैसे देखना, एक ही प्लांट है तो क्या होगा, उसके अंदर एक प्लांट के अंदर सेम जीन्स होंगी हर तरह की, तो क्या है, एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जा रहे हैं, यानी कि जीन्स के अंदर जेनेटिक कोई भी वेरिएशन उसके अंदर नहीं आ रही है। अब देखना जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, लेकिन स्पीसीज क्या है, सेम। यहाँ एक्स्ट्रा चीज क्या तुम लिख सकते थे, सेम स्पीसीज। स्पीसीज क्या है हमारी, सेम है। तो क्या, विच प्रमोट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी एज इट इन्वॉल्व्स क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। तब क्या है, अगर दो डिफरेंट प्लांट होंगे, स्पीसीज सेम ही है, लेकिन अगर प्लांट दो डिफरेंट होंगे तो प्लांट्स में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही। ठीक है, ह्यूमंस क्या है हमारा, एक स्पीसीज है ह्यूमंस की, ह्यूमंस भी क्या एक स्पीसीज है, लेकिन दो डिफरेंट अगर ह्यूमंस की हम लोग बात करें तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही होता है। तो क्या है, जेनेटिक वेरिएशन हर एक स्पीसीज में, सेम स्पीसीज के अंदर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है। एक स्पीसीज के दो मेंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है। तो वही चीज यहाँ पर क्या है, एक फ्लावर से कहां पे जा रहा है, दूसरे फ्लावर में, लेकिन इस बार प्लांट भी क्या है, इस वाले प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में इस बार पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको,
जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यहाँ लिखा है देखो, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स है तो यहाँ पे क्या आएगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। 2 नंबर था, 1 नंबर यहाँ मिल जाता और 1 नंबर यहाँ मिल जाता। एक बार क्या था बताओ, डिट्रोनोगेमी क्या होता है, दूसरा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगला देखो, मेंशन द फंक्शन। अब देखो सवाल आया, देखते हैं इंपॉर्टेंट सवाल में क्या पूछा, इसको मार्क करना सीख लो। और आपका पॉलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। देखो फर्टिलाइजेशन का भी रिवीजन यहीं पर हो रहा है। क्या लिखा है, पॉलन ट्यूब का फंक्शन क्या है और वो फर्टिलाइजेशन में कैसे काम करता है। द पॉलन ट्यूब ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट फ्रॉम द पॉलन ग्रेन टू द ओव्यूल इन द ओवरी। क्या करता है पॉलन ट्यूब, मेल गैमेट को कहां पर लेके जाता है, पॉलन ग्रेन के अंदर से मेल गैमेट को निकाल के कहां पर लेके जाता है, ओव्यूल के पास लेके जाता है, कहां पर, ओवरी में। इट ग्रोज थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द एम्ब्रियो सैक। क्या करता है ये, स्टाइल से ग्रो होते हुए कहां पहुंच जाता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाता है। डिलीवरिंग द मेल गैमेट डायरेक्टली टू द एक्सेल। तो क्या ओव्यूल के अंदर जो एक्सेल होगा वहां पे ये सीधा मेल गैमेट को पहुंचा देता है, कौन, पॉलन ट्यूब। इस तरीके से ये हेल्प करता है किसमें, फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। अगला देखना सर, फिर क्या आता है हमारा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल, नेम 2 एजेंट्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। फिर से कर लो मार्क, पूछा है सीड डिस्पर्सल 1 नंबर का, फिर क्या पूछा है, 2 एजेंट्स का नाम पूछा जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। एजेंट का मतलब ही क्या होता है, हेल्प करने वाला, समझना भाई क्या है सवाल। अब देखो सॉल्यूशन, सीड डिस्पर्सल रिड्यूसेस कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज अमंग सीडलिंग्स एंड अलाउज कॉलोनाइजेशन ऑफ अ न्यू एरिया। मतलब क्या है, सीड डिस्पर्सल हेल्प करता है किसमें, कंपटीशन को कम करने में। क्योंकि अगर सारी की सारी सीड एक ही जगह पे गिर जाएंगी तो वहां पे क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पानी का कंपटीशन, हवा का, न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का कंपटीशन क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, सीड डिस्पर्सल हेल्प करता है कि एक सीड यहाँ ग्रो करे, दूसरी सीड यहाँ पर, एक सीड यहाँ ग्रो करे, जिससे क्या हो, कंपटीशन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अगला क्या है, और ये किसमें हेल्प करता है कि नए नए एरियाज में जाके प्लांट्स अपनी कॉलोनी को बनाए, स्टैब्लिश करे। अगला क्या है, ये आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी इंक्रीज करता है। जब दूर दूर प्लांट बनेगा तो नए नए प्लांट से जाके उसकी मेटिंग होगी तो क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी आपकी अच्छी होती जाएगी। अब सीड डिस्पर्सल में हेल्प कौन करता है, पहले तो आपका विंड करता है, एग्जांपल डंडेलाइंस, ठीक है, मेरा फेवरेट फ्लावर है ये डंडेलाइंस। अगला कौन है हमारा, एनिमल्स भी हेल्प करते हैं, बेरीज ईटन एंड एक्सक्रीटेड बाय, बेरीज को खाते हैं फिर उनको एक्सक्रीटा की फॉर्म में आपकी बेरीज बाहर आ जाती हैं बर्ड्स के द्वारा। देखना अगला सवाल। अब हम कहाँ आ चुके हैं, 3 मार्क क्वेश्चंस पे। 3 मार्क मतलब उसको आपको अब वो आपकी इंफॉर्मेशन चेक करेगा कितना आपको आता है, तो अच्छी खासी आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर वो मांगता है। देना सवाल क्या पूछा, सवाल देखो कितने पार्ट है इसके अंदर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको बनाना है। अगला क्या है, वेल लेबल्ड डायग्राम आपके पास होना चाहिए, तो एनसीईआरटी का डायग्राम तुमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, वेल लेबल्ड डायग्राम। देखो सॉल्यूशन आपका यहाँ पे आ गया, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ये सारे पार्ट्स कहाँ पे होते हैं, एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में होते हैं। आप समझ क्या क्या इसके अंदर है, फ्यूनिकुलस द स्टॉक दैट अटैचेस द ओव्यूल टू द प्लासेंटा। वो स्टॉक, वो पार्ट जो क्या करता है, ओव्यूल को अटैच करता है कहां पर, प्लासेंटा में। सब कुछ मार्क करते जाओ, फ्यूनिकल ये हमारा हो गया। अगला क्या है, न्यूसेलस द सेंट्रल टिश्यू विद इन द ओव्यूल दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। न्यूसेलस क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, न्यूसेलस करता है। इंटेगुमेंट्स प्रोटेक्टिव लेयर सराउंडिंग द न्यूसेलस विच लीव अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। इंटेगुमेंट्स बताओ, एक होती है आउटर इंटेगुमेंट्स, एक क्या होती है हमारी इनर इंटेगुमेंट, जो हेल्प करती है किसमें, क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। बाहर की लेयर तो क्या करेगी, लेयर का काम ही क्या है, प्रोटेक्शन करना, तो ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी किसका, एम्ब्रियो सैक का। और ये यहाँ बीच में एक जगह छोड़ी थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। बीच में जगह इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे मार्क करते रहोगे लगातार तो आपको चीजें आसान लग लेंगी। अगर देखो माइक्रोपाइल क्या है, बोल दिया पहले ही, एक ओपनिंग है जहां से कौन अब बनेगा, पॉलन ट्यूब आपका इसी के अंदर से अंदर घुसती है, एंटर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। हो गया हमारा। एम्ब्रियो सैक सबको पता है क्या होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है जहां पे फीमेल गैमेट बन रहा है, लोकेटेड विद इन द न्यूसेलस कंटेनिंग द एक्सेल। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, इंक्लूड अ लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर अ फुल आंसर। तो क्या है,
जब तक ये ड्रॉ नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया भाई लेबल्ड स्ट्रक्चर, तो जब तक वो ड्रॉ नहीं करोगे तुम्हारा आंसर कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो उसको ड्रॉ करने का तुमको ट्राई करना पड़ेगा। अगर वो ड्रॉ नहीं होगा तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। आगे देखो, देखो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट। एक ही सवाल पूछा है, 4 नंबर, कितने 3 नंबर का सवाल है, 4 नंबर, 4-5 लाइन में इसमें आंसर दोगे। कॉपी में लिखोगे तो ये 6-7 लाइन का हो जाएगा, यहाँ 5 लाइन का हुआ है, तो 6-7 लाइन में दोगे आंसर तुम्हारा सही माना जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है कि एक ही सवाल पूछा है। देखो अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सवाल था 3 नंबर का, ये भी क्या है 3 नंबर का, ये कितने लाइन में, अगर इसको लिखोगे कॉपी में तो जाएगा कम से कम 12-13 लाइन में कम से कम जाएगा। इसको लिखोगे तो ये कम से कम जाएगा कितना, 6-7 लाइन का। अब इन दोनों से मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जितना पूछे उतना लिखो, ठीक है। कुछ अगर तुमको इन्फॉर्मेशन पता है एक्स्ट्रा जो कि इससे क्या है रेलेवेंट है, 1-2 लाइन में उसको तुम लिख सकते हो। आलतू फालतू जबरदस्ती भरने की जरूरत नहीं है। मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही लिखो, आलतू फालतू तुमको यहाँ वहां का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए भी नहीं तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान का वो क्या करेगा। देखना आगे, रेड पेन से करते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, सबको पता है विद इन द ओव्यूल में होता है। द एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स इन मोस्ट एंजियोस्पर्म। 3 of the megaspores degenerate and only 1 functional megaspore develops into the female gametophyte or embryo sac। जाहिर सी बात है ये सबको पता है, ये एनसीईआरटी का इन्फॉर्मेशन सबको पता है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आप ट्राई करोगे, यहाँ वहाँ का डायग्राम बना दोगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, उससे क्या होगा फिर आपका आंसर फालतू दिखने लगेगा कि डायग्राम इसमें पूछा ही नहीं है। जो चीज नहीं पूछा अगर उसको बनाने जाओगे तो भाई वहां पे क्या होगा, एग्जामिनर तुम्हारा नंबर तो काट नहीं पाएगा, उसका मूड जाए खराब, तो फिर वो आगे जाके नंबर काट देगा। जहां हो सकता है कि तुम्हारा आंसर हल्का फुल्का सही था, जहां तुमको नंबर मिल सकता था, वहां तुमको नंबर इस बार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने उसका मूड पहले ही खराब कर दिया है। समझना आगे। ड्रॉ लेबल्ड, अगर मैं इसको नीचे से करूँ तो इसमें आ जाएगा, रुकना भाई, इसको ये ऐसे आ जाएगा ना, ठीक है। क्या लिखा है, ड्रॉ लेबल डायग्राम। देखो डायग्राम पूछा है, मार्क कर दो। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ मैच्योर पॉलन ग्रेन। अब तुमसे यहाँ पूछा क्या डायग्राम, जब डायग्राम बनाओ तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। ये एक और ज्ञान तुमको मिल गया इस सवाल से। तो क्या सवाल ऐसे बनाए ही गए कि तुमको हर एक ज्ञान मिल जाए, बोर्ड का पेपर लिखना तुमको आ जाए बायोलॉजी का। ऐसे ही हम लोग केमिस्ट्री में भी काम करेंगे, हर एक चैप्टर का लेकर के आएंगे। इससे आपका फायदा क्या होगा, इससे आप बोर्ड का पेपर लिखना सीख जाएंगे। समझना कैसे। अब मैच्योर पॉलन ग्रेन हैज 2 मेन पार्ट। डायग्राम ये है एनसीईआरटी का, बना लोगे, कुछ इसमें टफ नहीं है। ये क्या होता है हमारा एक्साइन इंटाइन, जाहिर सी बात है। द आउटर थिक वॉल मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज हाईली रेसिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सबको पता है भाई। द इनर वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इनसाइड द पॉलन ग्रेन देयर आर 2 सेल्स। कौन कौन सेल है, वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला, छोटा वाला क्या है हमारा जनरेटिव सेल। द जनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। तो क्या है, इसी जनरेटिव सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेंगे, 2 मेल गैमेट्स आपके बेहतरीन यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। थोड़ा इसका चार्जिंग का देख लीजिएगा। यहाँ क्या लिखा है, इंक्लूड अ लेबल डायग्राम फॉर कंप्लीट मार्क्स। तो क्या है, डायग्राम पूछा है, नहीं बनाओगे तुमको नंबर कंप्लीट नहीं मिलेंगे। अगला देखो, सवाल क्या गया हमारा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब बताओ। वही अभी चल रहा है भाई, 3 नंबर वाले ही। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी नहीं है, लेकिन जितना ऐसा नहीं कम लिख देना है। एक्स्ट्रा नहीं लिखो, लेकिन कम मत लिखो मेरे भाई, कम लिखोगे फंस जाओगे। समझ रहे बात को। 2 टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी मैकेनिज्म, ठीक है। 2 सवाल पूछा है, एक पूछा है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है, और 2 ऐसे मैकेनिज्म बताओ, 2 ऐसे प्रोसेस बताओ यहाँ पर प्लांट्स सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को फॉलो कर रहा है। समझना कैसे कैसे क्या है। पहला क्या, इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म इन प्लांट्स दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेजेस क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है
और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो क्या है, अगर आप सेल्फ को रोक दोगे तो अपने आप जो बचेगा वही होगा, तो जब सेल्फ को रोक दिए तो होगा क्या, क्रॉस ही होगा, जाहिर सी बात है। देखो आगे, पहला क्या लिखा हमारा, गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। देना क्या होता है, इन दिस टाइप इनकम्पैटिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ द पॉलेंस पेरेंट प्लांट। इफ द पॉलन जीनोटाइप मैचेस द फीमेल पेरेंट इट विल नॉट फर्टिलाइज द ओव्यूल। तो क्या क्या, ये तो हमारा जेनेटिक मैकेनिज्म आ गया, गैमेटोफाइट के द्वारा होता है। अगला कौन है हमारा, स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। देना कैसे, इन दिस टाइप of incompatibility is determined by the pollen's sporophyte plant tissue. Here the pollen coats protein interact with the pistil to prevent fertilization if there is a genetic। तो क्या जेनेटिक मैच अगर हो भी गया तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोटीन होगा प्रेजेंट जो आपका फर्टिलाइजेशन को होने नहीं देगा। तो क्या है, दो डिफरेंट प्रोसेस जो किसको रोकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। अगला देखना भाई, अब क्या लिखा है, एक्सप्लेन द लोड। अब देखना हर एक टॉपिक है भाई, एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। एक सवाल पूछा है सिनर्जिड के बारे में, छोटा सा आंसर हम दे सकते हैं, कैसे देना। सिनर्जिड आर द टू सेल्स फ्लैंकिंग द एग सेल इन द एम्ब्रियो सैक। देखा होगा भाई डायग्राम, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द पॉलन। तो इनका काम क्या होता है, सिनर्जिड का काम सबको पता है, चैप्टर पढ़ रखा है। काम क्या होता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करना। क्या करना, पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम आपका ये करता है। मेरा कैसे, टू द एग सेल थ्रू द रिलीज ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, एक केमिकल अट्रैक्टेंट का रिलीज होता है, जिससे क्या होता है, पॉलन ट्यूब उसके साइड बढ़ती हुई चली जाती है। तो क्या है, वंस द पॉलन ट्यूब रीचेज द सिनर्जिड्स इट रप्चर। क्या होगा, यहाँ पर फट जाएगा, टूट जाएगा, रिलीजिंग द मेल गैमेट्स वन ऑफ विच फ्यूजेस विद द। तो क्या होगा, पॉलन ट्यूब अगर एक बार सिनर्जिड तक पहुंच गई, किसकी हेल्प से, केमिकल अट्रैक्टेंट्स की हेल्प से, तो क्या होगा, आपका पॉलन ट्यूब फट जाएगी और मेल गैमेट आपके जहां पे जाना है उनको पहुंच जाएंगे। अगला देखना 5 मार्क क्वेश्चन, सबसे भारी जो होता है, जो बच्चों को टफ लगता है, टफ लेकिन होता नहीं है। देखना क्या पूछा है इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूछा है फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंड एक्सप्लेन द डबल फर्टिलाइजेशन पूछा है। अब भाई 5 मार्क्स का 2-3 सवाल तो पूछेगा ही। और क्या पूछा है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछा है जिसको बच्चे भूल जाते हैं। क्या पूछा है भाई, लेबल्ड डायग्राम। डायग्राम इसलिए बना के यहाँ लाया गया एनसीईआरटी का। देखो क्या लिखा है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बिगिन व्हेन अ pollen grain lands on the stigma and germinates, forming a pollen tube that travels through the style to the ovule within the embryo sac. Double fertilization occurs। सही बात है। One male gamete fuses with the egg cell to form a diploid zygote। तो क्या होगा, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होगा, जिससे क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनेगा, जो कि क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। The other male gamete fuses with the two polar nuclei to form a triploid endosperm। समय जो था वो हमारा खत्म हो चुका है, इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। रीसेट करेंगे तो हमको कितना, भी एक सवाल और बाकी है, तो लगभग 2 मिनट का हमें समय चाहिए होगा, ठीक। इसको रिंग घटाओ भाई, रिंग नहीं करना चाहिए, रिंग करने में इंसान हिल जाएगा। इसको नीचे चला गया ना, लगभग हमारे पास 3 मिनट मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। देखना, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस व्हिच डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। इंपॉर्टेंट जहां क्या लिखिए, इंक्लूड अ लेबल डायग्राम ऑफ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फॉर फुल मार्क्स। तो क्या है, अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, देखो अगर मैं इसको नंबरिंग दूं तो 1 नंबर का क्या है तुम्हारा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 2 नंबर क्या है तुम्हारा, डबल फर्टिलाइजेशन, और 3 नंबर का क्या है, 2 1 3, 2 नंबर क्या है तुम्हारा, डायग्राम। तो तुमको अगर तुमने ये डायग्राम छोड़ दिया तो तुमको 5 नंबर के सवाल में जो तुमको सवाल पूरा का पूरा आता था, हो सकता है ये डायग्राम भी तुमको अच्छे से आता था, नंबर लेके मिलेगा कितना, 2 + 1 3 नंबर मिलेगा। डायग्राम नहीं बनाओगे 2 नंबर वो काट लेगा। तो क्या है, ये आपका पार्टिकुलर डायग्राम आपके पास होना चाहिए। डायग्राम की इंपॉर्टेंस को आप समझें, ठीक है। अगला क्या है सवाल, अब क्या पूछा तुमसे, डिस्क्राइब अ वेल, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। उसी को फीमेल गैमेटोफाइट का क्या ही नाम है दूसरा, एम्ब्रियो सैक। सबको पता होगा भाई ये सब चीजें, अगर चैप्टर पढ़ रखा है एनसीईआरटी तो आपको सब पता होगा। ठीक है, पूछा है एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। उसके स्ट्रक्चर को आपको समझाना है और उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको भी आपको समझा करके रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ध्यान से। अब क्या पूछा है, द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक कंटेन्स, पहला कैसा है इसके अंदर, एक्स सेल होता है, दिख रहा है भाई सबको हर एक चीज, लोकेटेड एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल की तरफ होता है,
एंड पार्टिसिपेट्स इन द सिंग गैमेट, सबको पता है फ्यूजन होता है मेल गैमेट के साथ। सिनर्जिड फ्लैंक द एक्सेल, एक्सेल के थोड़ा ये लोग बाहर की तरफ आने का ट्राई करते हैं। सिनर्जिड्स, ठीक है। एडिंग इन गाइडिंग द, काम क्या है इनका, एडिंग का मतलब क्या है, हेल्प बोल सकते हैं इसको हम लोग, हेल्प्स इन, एडिंग मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है। फर्स्ट एड होता है, पहली हेल्प, तो क्या है आपका एडिंग इन गाइडिंग द पोलैंड ट्यूब। पोलर न्यूक्लियाई, टू सेंट्रल न्यूक्लियाई दैट पार्टिसिपेट इन ट्रिपल फ्यूजन, बहुत बार इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। विथ अ मेल गैमेट टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। देखो एंडोस्पर्म इसी लेक्चर में, इसी कितना हमारा ये लगभग कितना हो गया होगा टाइम, 30 मिनट का हो गया। 30 मिनट के लेक्चर में हमारा कम से कम 4 बार एंडोस्पर्म का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट है रियल में। अगला कौन है हमारा, एंटीबॉडल सेल्स लोकेटेड एट द चलाजा लैंड, दे हैव अ सपोर्टिव रोल। तो इनका रोल बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, लोग सपोर्ट करते हैं, तो क्या है हम लोग ने धीरे से क्या बोल दिया कि सपोर्टिंग रोल में आपका काम आते हैं। अब देखो क्या लिखा है इंपॉर्टेंट चीज, इंक्लूड अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द एम्ब्रियो सेक्स फॉर कंप्लीट आंसर। आंसर आपका कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप वहां पे डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम उसने मांगा हुआ है, तो आपको फिर से वही 3 नंबर 2 नंबर मिलने वाले हैं। तब देखो ये हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखी हमने, हम आपको आंसर कैसे लिखना है बोर्ड के एग्जाम में, और इस चैप्टर का रिवीजन। हमारे यहाँ पे 2-3 फायदे ऑलरेडी ये लेक्चर देख करके हो गए हैं आपके, देखना तुमको पता नहीं तुम्हारे क्या क्या फायदे हुए, लेकिन देखना क्या क्या फायदे हुए। पहला क्या है, बोर्ड का पेपर लिखना कैसे है, ये आपका फायदा पहला हो गया। दूसरा क्या है, चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट रिवीजन हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा। अगर किसी ने 1-2 बार इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो रिवीजन बहुत खतरनाक लेवल का हुआ है, आप ये फील कर पा रहे होंगे। अगर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखें कि एक बहुत तगड़ा रिवीजन हमारा हो चुका है इस चैप्टर का, इसको लाइक तो करेंगे ही भाई, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, हमने तरीका सीखा है बोर्ड एग्जाम में हमको कैसे बिहेव करना है, और हमने टाइम, देखो टाइम लगा के मैंने काम किया है, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुमको सिखाऊं टाइम की इंपॉर्टेंस। मैंने अपना लेक्चर, क्योंकि मुझे बोर्ड एग्जाम में बैठना नहीं, फिर मैंने टाइम लगा के लेक्चर किया है, जिससे क्या हो रहा है, मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि टाइम की इंपॉर्टेंस आपको सीखनी पड़ेगी। जितने भी काम करो, जितना पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ भी करो, नोट्स पढ़ो, याद करो, टाइम लगा करके करो। अपना टाइम फिक्स करो कि भाई मुझे 30 मिनट में ये चीज करनी है, जिससे क्या होगा कि आप टाइम बाउंडेड होकर काम करेंगे, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का ही होना है। 3 घंटा 5 मिनट, वो लोग तुमको 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, तुमको उतने ही टाइम में करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइम की भी इंपॉर्टेंस सीखी है। ज्यादा टाइम नहीं करेंगे वेस्ट, हमारा काम हो चुका है। मिलेंगे अगले लेक्चर में आगे के चैप्टर्स के साथ। थैंक यू गाइस।